जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्जाम लगातार नज़दीक आ रही है। परीक्षा की डेट आपको पता है करीब आ रही है। इसमें एक बेहतर तैयारी का तरीका जो बन जाता है कि हम पीवाईक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। इसी बेस्ड पर हमने जो है जीके जीएस के पूरे 2020 के 21 के 22 के पीवाईक्यूज की सीरीज चला रखी है। यह पांचवी सीरीज क्लास है दोस्तों, 4 क्लास इसके पहले चल चुकी है। उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसमें हम विभिन्न जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ स्टैटिक जीके के, डांस वगैरह के और भी तमाम चीज़ों पर जो है एक डिस्कशन करेंगे। और कई सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस जो एग्जाम बेस्ड होंगे उनको हमने लिया है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जो 20/7/2022 की परीक्षा थी उसी आधार पर इसके पहले आपको 21 वाली, और उसके पहले जो है 22 वाली, उसके पहले 25 वाली, तो जितनी भी परीक्षाएं थी लगातार मैंने रिसेंट से उठाना शुरू किया है लास्ट से 2022 की परीक्षाओं तक, और 2021 तक मैं कंफर्म कराने की 21 के एग्जाम तक जो है कोशिश करूंगा कि बी जो है 22 की, 21 की, 20 की, 19 की, इन सब में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनको कवर करा दिया जाए जीएस का, ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डैश स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा कम समय में मैं उत्तर को जल्दी बता दूंगा, क्योंकि प्रश्न ये वही प्रश्न है जो एसएससी एमटीएस ने पूछा है। तो सही उत्तर है कोलकाता। ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता इज द राइट आंसर। अब जरा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनने वाले और सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यह देखिए कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कोलकाता, ये आपके सामने है। पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है, पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट कराया जाता है? 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, जिन्हें आप याद करते होंगे बार बार कि जो है 23 जनवरी का इंपॉर्टेंट डेट है पराक्रम दिवस। और एक और बात आती है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? तो उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। और एक दूसरा जो है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, किसको? एक उड़ीसा के आपदा प्रबंधन बोर्ड को, एक लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, मतलब मिजोरम का एक फायर स्टेशन है, अग्निशमन स्टेशन है, इसको दिया गया। दो लोगों को याद रखेंगे। हाँ, एक पुरस्कार जो है बहुत फेमस है कि फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को जो है नेताजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, इसको भी जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने प्रश्न जो है लगभग लगभग यहाँ से बनने की संभावना है सुभाष चंद्र बोस से, जो मैंने आपको दिया है। इसी तरह सारे प्रश्नों का मैं दोस्तों स्पेशल तरीके से एनालिसिस करते हुए आपको पढ़ाऊंगा, ताकि जो कंटेंट केवल प्रश्न ही ना हल करें, जो कंटेंट हो आपको कुछ उससे संबंधित और भी प्रश्न मिले। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, दूसरा वाला आपके सामने है कि रिचर्ड वेलेस्टी डैश तक भारत के गवर्नर जनरल थे। रिचर्ड वेलेस्टी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल, कब से कब तक थे? 1811 1860, मैंने 1811 से 1816, 1806 से 1810 तक, 1817 से 1820 तक, 1798 से 1805 तक, मैंने 1798 से 1805 तक। तो सही उत्तर दोस्तों यही हो जाएगा। अब इसको अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह टफ क्वेश्चंस में आता है। स्टैटिक जीके को जब हार्ड बनाना होता है तो इतना क्लिष्ट डेट देता है, वो भी वेलेस्टी बहुत फेमस भी नहीं है, और किसी का डलहौजी वगैरह का कार्यकाल पूछता तो आप एक बार गेस भी कर लेते। तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। आपको मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। ये तो वेलेस्टी जान लीजिए। वेलेस्टी कौन था? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल था। अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा था इसने। इतने बंगाल के शेर थे जो है, तो नवाब के साथ धोखा, सिराजुद्दौला के साथ धोखे की लड़ाई क्यों लड़ी तुम लोग? अब इनसे कौन पूछे दोस्तों, खैर। और 1798 से 1805 इनका कार्यकाल था, यह जानते रहे वेलेस्टी के बारे में। लेकिन जरा इधर ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पर एक जो है ट्रिक, बहुत ही वायरल ट्रिक है, फेमस भी है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी का मतलब कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का ट्रिक पूछता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, कौन पहला स्वतंत्र गवर्नर जनरल, इस तरह से जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, जो है भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्रता वाले। तो इनको जरा देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, सारे तो याद नहीं किए जा सकते दोस्तों, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको जरा देखिए। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, मतलब रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल में ये लोग अपनी प्रेसिडेंसी बनाते हैं पहले। हाय से हेस्टिंग, जब गवर्नर जनरल जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और रॉबर्ट क्या बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर बनता है, जनरल नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बस इतना सा अंतर है
कि गवर्नर रॉबर्ट जो है गवर्नर होता है, लेकिन गवर्नर जनरल जिसकी थोड़ी सी शक्तियां बढ़ा दी जाती हैं वह हेस्टिंग है। फिर विलियम बेंटिंग आते हैं, जो है विलियम बेंटिंग भारत का पूरे, अभी तक तो बंगाल की बात हो रही थी, लेकिन जब ये जो है पूरे भारत पर कब्जा करने और शासन करने का मूड बना लेते हैं तो विलियम बेंटिंग को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया का। फिर कैनिन आते हैं, कैनिन को दोस्तों भारत का वायसराय बोला जाता है। वायसराय का मतलब कि 1857 की क्रांति के बाद रानी ही यहाँ की मेन शासक रहेगी, बाकी जो उसके गवर्नर जनरल है एक तरह से उसके कह लीजिए कि चमचे बन करके यहाँ आएंगे। वायसराय जिन्हें शब्द दिया गया वह वायसराय, सेक्रेटरी टाइप। माउंटबेटन से आप याद रखेंगे कि स्वतंत्र जब भारत हो रहा था तो स्वतंत्रता इन्होंने ही दिया है, स्वतंत्रता विधेयक वगैरह यही लेकर आए जो स्वतंत्रता वाला प्रोजेक्ट था। और स्वतंत्रता के समय जो है 15 अगस्त 1947 के समय स्वतंत्रता वाले ये अंग्रेज गवर्नर जनरल यही हैं। और जब ये जाते हैं तो इनके पद को सी राजगोपालाचारी जो है प्रथम जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, और स्वतंत्र भारत का अंग्रेज गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन। अच्छे से इनको पढ़िएगा, यहां से 1 नंबर मिलता है, समझने की कोशिश करनी है। रॉबर्ट गवर्नर जनरल प्रथम कहाँ का? बंगाल का। हेस्टिंग गवर्नर जनरल प्रथम कहाँ का? पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल। रॉबर्ट केवल गवर्नर रहता है, सॉरी मैंने उसको भी जनरल बोल दिया। विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल, पूरे इंडिया का, बंगाल के बाद पूरे इंडिया में। वायरस की तरह कोरोना जैसे लोग फैलते थे। की से कैनिन, तो कैनिन भारत का वाइसराय बनता है 1857 की क्रांति में, जिनको धूल चटा देते हैं हमारे जो है वीर। तो ये हालांकि क्रांति को तो दबा लेते हैं, लेकिन इनको इनके पूरी रणनीति बदल जाती है, इनका तौर तरीका बदल जाता है, अब ये वाइसराय बनते हैं। मौ से माउंटबेटन स्वतंत्रता वाले, और सी से सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। इसको मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हाँ बिल्कुल, आप इधर बिहू की तरफ मत देखिए, आप देखिए इधर ऑप्शन की तरफ, असम, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। तो बिहू, कटी बिहू, बिहू के जितने भी फॉर्म्स हैं सभी बिहू के नृत्य जो है दोस्तों असम में होते हैं। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार के नृत्य भी मैं आपको बताऊंगा। सही उत्तर यहाँ पर असम हो जाएगा। और बाकी बिहार वगैरह का तो आप छऊ वगैरह जानते ही हैं, छऊ बिहार का, सरहुल वगैरह जो झारखंड बिहार की सीमा पर है वहां होता है। महाराष्ट्र का लावड़ी तमाशा। आइए इनको जरा विस्तार से देखते हैं। ये देखिए असम का कौन कौन सा है? बिहू है, नागा नृत्य है, नट पूजा, बगरुम्बा और झुमरा। इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें जो परीक्षाओं में कई बार पूछा है, तो बिहू पूछा है दोस्तों और बगरुम्बा पूछा है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक बार में दोस्तों याद नहीं होती हैं, लेकिन मैं रोज रोज आपको 10 से 15 नृत्य याद करवाने की कोशिश करता हूं। इन 20-25 प्रश्नों के माध्यम से मेरा कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपको एक प्रश्न से 10 प्रश्न बनाकर दूं, ताकि लगभग जो है 100 से 200 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो। बिहार का छऊ मैंने बताया ना, छऊ है, सरहुल है, और एक इसमें जो है झींका है, माघा है। अब ये छऊ और सरहुल जो है बिहार वाले झारखंड में भी होते हैं। जैसे बिहार झारखंड से, जो झारखंड बिहार से ही काट कर बना है, तो सीमा बना देने से, राजनीतिक सीमा बनाने देने से नृत्य तो नहीं बदल जाएंगे ना, कल्चर तो रहेगा ही। तो छऊ और सरहुल झारखंड भी पूछता है तो सही होता है बिहार भी, ऑप्शन में एक ही रहेगा। कर्नाटक का यक्षगान फेमस है, यक्षगान याद रखिएगा, भूत कोला जो है कुनीता और वीरगासे कर्नाटक का। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी तमाशा बहुत फेमस, लावड़ी और तमाशा, इनको तो नहीं भूलिएगा, लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड दिल्ली टिल, कब से कब तक? तो सही देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन सुन लीजिए कि 1236 से 1240, 1266 से 1287, 1206 से 1210, 1210 से 1236, 1236 से 1214, 1266 से 1287, 1206 से 1210, 1210 से 1236। अब समझने की बात है, टफ क्वेश्चन लग रहा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं बनाया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि एसएससी, एमटीएस, सीबीटी की एग्जाम में आप कभी अगर आप पेपर कोई डाउनलोड करिएगा तो मैच कराइएगा, वहां आपको ये मिलेगा। या ऐसे इस लेवल के अगर कोई खुश करने के लिए आपको सरल प्रश्न दे दे तो अलग बात है, लेकिन इसी लेवल का प्रश्न एसएससी एमटीएस पूछ रहा है, यह जान लीजिए। और डेली मैं ऐसी सीरीज लेकर के आता हूं, एक्चुअल प्रश्न है टोटल, अपनी मर्जी से प्रश्न बनाने का कोई औचित्य नहीं। जब हमारे पास पीवाईक्यूज अच्छी मात्रा में अवेलेबल है तो हम उन्हें पढ़े ना, ब्रांडेड प्रश्नों को पढ़े जो एसएससी एमटीएस पूछ रहा है। मैं मानता हूं पैटर्न बदल देता है, लेकिन इतना भी नहीं बदलता है। अब यहां पर देखिए, एक
दिल्ली सल्तनत को एक नजर में रिवाइज करूंगा। हम कैसे रिवाइज करेंगे समझिएगा, एक नजर में रिवाइज करवाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, उसको याद कैसे कर सकते हैं। बार बार यहां से प्रश्न पूछा, जैसे देखिए आज वाला जो प्रश्न यहां से है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210। इसी तरह से कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से अलग अलग जगह से पूछता रहता है, लेकिन एक नजर में हम इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश का शासक होता है। गुलाम वंश जानते हैं, गुलाम वंश किसका, कुतुबी वंश जिसे कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम रहता है, गुलाम वंश का शासक यहाँ पर होता है। खिलजी वंश दूसरा वंश आता है, पूरा ना एक साथ याद करें, मैं बता रहा हूँ तरीका, मैं बता रहा हूँ। तुगलक वंश तीसरा और सैयद वंश चौथा और लोदी वंश पांचवा। एक्चुअली हम लोग करते क्या दोस्तों, पूरा पढ़ने लगते हैं तो जो कुछ भी याद नहीं होता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार में आपको मैं सब क्लियर करा दूंगा। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, अब आपने देख लिया। अब ये तो अगर इसका ट्रिक समझे तो गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक मैंने बताया, गुलाब भाई खिलेगा अच्छा लगेगा तभी तो सांस लेंगे, बिल्कुल। तो गुलाम वंश, अब गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। यह ट्रिक आपने कई जगह पढ़ा होगा, बहुत फेमस ट्रिक। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इतना बस आज याद करिएगा, बस मैं यही निवेदन करूंगा कि इन सारे डेट्स को बहुत इस पे परेशान ना होइएगा। ये अभी 1-2 दिन में इसी तरह से डेली दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न में लगातार दोस्तों पीवाईक्यूज को अध्ययन करके आपको जो वीडियो ला रहा हूँ, क्लासेस ला रहा हूँ, मुझे यह समझ में आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत से जब एक प्रश्न डेली 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है तो क्या आप में नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा। देखिएगा रोजाना एक प्रश्न, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक जो है खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक जो है तुगलक वंश, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी 1451 से 1526। अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे जाना चाहें थोड़ा सा तो इतना कर सकते हैं, जैसे 1526 में देखिए बाबर आता है ना, तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। इब्राहिम लोदी के साथ जो है युद्ध होता है और बाबर यहाँ पर जीत करके मुगल सत्ता कायम कर लेता है, जानते ही हैं। उसी तरह से जो है गुलाम वंश का भी देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी अपना गुलाम छोड़कर जाता है और कहता है तुम दिल्ली पर शासन करो। युद्ध को जीतने के बाद आप देखते हैं जो है पृथ्वीराज मूवी देखे होंगे तो देखे होंगे उसमें आप इस सीन को। और इसको हराने के बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी यहाँ का शासन बनता है, फिर गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश बनाता है, खिजर खान सैयद सैयद वंश बनाता है और बहलोल लोदी इनको हरा करके जो है लोदी वंश बना। इतना ध्यान रखिए, डेली इसमें से ये सब याद करवा दूंगा। जो दोस्तों आज फिलहाल अगर आपने गुलाब खिले तो सांस लो याद कर लिया तो आपका काम 2 नंबर का तैयार है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। टूथ डीके बिगिंस व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन। कितना से कम होगा, पीएच मान दोस्तों होता है, पीएच मान का स्केल भी मैं आपको दिखाऊंगा, याद करवाने की कोशिश पूरी की जाएगी। 5.5, 9.5, 7.5, 10.5, तो 5.5 यानी 5.5 जो है इससे जो है पीएच मान जब कम होने लगता है तो दांत में सड़न पैदा होने लगती है। जान लीजिए कैसे, अब आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर यह देखिए पीएच स्केल है, इसमें मीठे और खट्टे के बीच का अंतर यानी अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस की बात दिखाया है गया है, जो है बहुत बेहतरीन इमेज है। इधर न्यूट्रल है, मतलब कोई स्वादहीन रंगहीन, पानी जिसको बोलते हैं, पानी देखते हैं ना, पानी में ना कोई मीठा है ना कोई कड़वा है, पानी में स्वादहीन है रंगहीन है। तो पीएच मान उसका 7 है, 7 को पकड़ कर चलेंगे। पानी हमारा कैसा है, 7, न्यूट्रल जिसको समझते हैं। अब इधर बढ़ेंगे स्केल के जो है, स्केल के जो कि आप अगर दाहिने साइड बढ़ते जाएंगे तो बेस मिलेगा और बाएं साइड बढ़ते जाएंगे इस साइड जो है तो एसिड मिलेगा, माने इधर जो है क्षार और इधर अम्ल। इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद समझिए क्या है कि 6 जैसे अब घटता जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 है तो मिल्क का, और 5 की पर बढ़ेंगे तो कॉफी, ब्लैक कॉफी थोड़ा सा और एसिडिक हो जाता है, टोमेटो जूस और खट्टा हो जाता है। इधर जितना बढ़ते जाएंगे खट्टापन बढ़ता जाएगा, लेमन जूस और खट्टा हो जाएगा, सबसे खट्टा सबसे एसिडिक गैस्ट्रिक एसिड, जो पेट में एसिडिटी होती है, अम्लीय सबसे ज्यादा अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जहां पर है, गैस्ट्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसी प्रकार बेस की बात करेंगे तो थोड़ा मोटा गाढ़ा पदार्थ जो है अंडा बेस में आता जाएगा, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, अमोनिया सोल्यूशन, ब्लीच है ना,
इसका जो है अल्कलाइन सोल्यूशन जो बनते हैं, इनका बेस जो है 8 से लेकर के 14 तक जो है यहाँ ये आगे बढ़ता है। इसको जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कई बार आपको पूछता है कि नींबू कैसा, नींबू का पीएच मान कितना है, तो आप 2 याद रख लेंगे। हाँ, सेब एप्पल जूस, अब एप्पल जूस आपको दे दिया गया, तो इसी तरह से संतरा मौसम्मी नारियल ये सब जूस वगैरह, संतरा मौसम्मी है या और भी जो खट्टे जूस हैं, तो इसे 2-3 के अगल बगल आप अंदाजा लगा लेंगे। इस पीएच स्केल का इतना ही मतलब है। अब दूध मैंने आपको दे दिया, तो दूध का आप अंदाजा लग गया कि जो है ये एसिड की तरफ है और 6 पर है, ना तो ज्यादा खट्टा ना तो ज्यादा मीठा, नॉर्मल में आपका चल रहा है। इसी तरह से आप इसको समझेंगे। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो है पीएच स्केल है। अब मितासी मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? मिताती मिश्रा वाज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओडिसी। उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी, इसी की जो है नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी को आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक केरल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप जानते रहिए। अब आइए नृत्य पर, ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ चीजों को जानते हैं। जैसे यह देखिए मैप पर बताया हूं मैं, इसकी वीडियो मैंने कराया भी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं आई बटन में यहाँ दे दूंगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पर समझते हैं कि है क्या, कि ओडिसी नृत्य में यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य है। मुख्य भाव समर्पण एवं आराधना इसका होता है। प्रमुख संरक्षक की बात करें तो जैन राजा खारवेल इसके प्रमुख संरक्षक रहते हैं। 12वीं शताब्दी तक इस पर वैष्णव धर्म एवं भक्ति का प्रभाव पड़ा। प्रमुख गुरुओं की बात करें तो मोहन महापात्र, केरुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, मायाधर रावत, यह इसके प्रमुख गुरु हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, डैश में मनाया जाता है? मरु महोत्सव which is also known as desert festival is celebrated in डैश, लेह, जैसलमेर, श्रीनगर, जयपुर। तो मरु महोत्सव दोस्तों जैसलमेर का एक प्रसिद्ध त्योहार है, इसको आप जानते रहिए। मरु महोत्सव बहुत फेमस है। अब आइए यहां पर देखते हैं, ये देखिए पूरे एक राजस्थान के महोत्सव को मैंने एक जगह जो है कलेक्ट करने की कोशिश किया है। हालांकि महोत्सव तो वहाँ 25-30 होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मरु महोत्सव जैसलमेर, आप देख लीजिए जो है आपके सामने जो है इसका नज़ारा भी दिखाया गया है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, ऊंटों का त्योहार बीकानेर, इसको भी जान लीजिए। हालांकि राजस्थान के लगभग त्योहार में ऊंट, हाथी, घोड़े ये सब प्रयोग होते हैं। गणगौर महोत्सव जयपुर, और एक गज महोत्सव हाथी उत्सव जयपुर का है। बल्कि इसके पहले दोस्तों मैंने एक क्लास कराई थी, उसमें मैं इसको गलत बोल गया था, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। गज महोत्सव जयपुर का है, कभी कभी हो जाता है। तो ये त्योहार था। घूमर महोत्सव जो है जयपुर का, घूमर महोत्सव, एक घूमर डांस जो है, पद्मावत पिक्चर आई थी, घूमर डांस आप लोगों ने खूब देखा, तो घूमर महोत्सव भी जयपुर का है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार ये देखिए, गज महोत्सव का चित्र है, मरु महोत्सव और बीकानेर के जो है ऊंट महोत्सव। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से प्रश्न बार बार आते हैं। निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया? दोस्तों एक्चुअली हर जगह आपको जोक चुटकुले और हंसी मजाक और टाइम पास मिलेगा, लेकिन मैं केवल कंटेंट देता हूं, कम समय में मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। यह मेरा टारगेट है। अगर आप बोर फील कर रहे होंगे तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, परीक्षा तक आप मुझे झेल लीजिए, यकीन मानिए कि बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा और परीक्षा में यह प्रश्न आएंगे। पढ़ाई नाच गाने और मौज मस्ती के साथ नहीं होती है, पढ़ाई शांति से आराम से किया जाए, मजा आएगा दोस्तों। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि डेली ये क्लासेस, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसको डेली प्राप्त करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया? दक्षिण में कौन सा है भारत के? तो आप भारत देख रहे हैं, मैप पे भी दिखाता हूं। फिलहाल यहाँ उत्तर में आपको बता दूं, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है दक्षिण की बात किया है, तो भारत के दक्षिण की बात करेगा तो हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में है। इंडिया इस प्रकार से अगर भारत है, ये नीचे का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर, इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। अब समझिए, बंगाल इधर अरब सागर की बात करें तो पश्चिम में है और ये पूरब में है, इसको भी जानते रहिए। लेकिन अब मैप पर आइए, यह विश्व मैप आपके सामने इधर साइड में लगा हुआ है, ये जो है ये भारत का मैप है। अब पूछा क्या था प्रश्न, पहले इसको जरा सा देखिए। प्रश्न को देखा जाएगा तब मजा आएगा, देख देख कर पढ़ने में ही असली मजा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है कि नहीं? बिल्कुल है। पश्चिम में अरब सागर आप देख पा रहे हैं, अरबियन सी।
जहाँ से मानसून हमारा आता है। बंगाल की खाड़ी से इधर वाले मानसून उठते हैं भैया, बंगाल इधर जो है पूरब में है तो पूरब में, लेकिन एग्जैक्ट दिशा की बात करेगा तो एग्जैक्ट दिशा दोस्तों इस तरह से देखिए हो जाएगी, क्योंकि दिशा जो है अगर पूरी दिशा की बात करें हम तो एग्जैक्ट दिशा जो है कुछ इस प्रकार अगर हम बांटते हैं तो यह वाली जो है नॉर्थ हो जाएगा और यह साउथ हो जाएगा और यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो पूर्व दक्षिण पूर्व माने इधर पूरब है इधर दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इधर पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से इधर उत्तर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान, और उत्तर पूर्व की बात करें तो तिब्बत या चीन वाला एरिया है। इन चारों लोकेशन को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बना रहा है एसएससी दोस्तों, खोद करके प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा चीजों को। अब इस बार अगर हिंद महासागर पूछ दिया तो अगली बार ये हो सकता है सागर ना पूछ करके ये ना पूछे, ये भी ना पूछे, पूछ दे पाकिस्तान की स्थिति भारत के सापेक्ष क्या है या फिर चीन की स्थिति क्या है। ऑप्शन में दे दे उत्तर पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व उत्तर, तो कंफ्यूज ना होइएगा। उत्तर और पूर्व दोनों दिशा में इस तरह से पाकिस्तान ऐसे त्रिकोण पे पड़ता है, ये इस तरह से ऐसे 45 डिग्री। और चीन सॉरी, पाकिस्तान की बात करें तो इधर पाकिस्तान आपका है, ये इसको याद रखिएगा। अब ये विश्व का नक्शा आपके सामने, ग्रीनलैंड देख लीजिए, और जो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अपना एशिया महाद्वीप आप यहाँ पर देखिए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, यूरोप आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ये आपके सामने दिया गया है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, यस आकार का प्रश्न पूछता है कि यस आकार का महासागर कौन सा है, देखिए यस आकार। तो इसको अगर विश्व मैप को और भारत के मैप को एक दो बार मैं हालांकि रोज कोशिश करता हूँ किसी न किसी बहाने दिखा दूं, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न रोज बनते हैं। अब देखिए इस तरह से जो है अटलांटिक महासागर यस आकार का, अंध महासागर यस आकार का महासागर, ये सभी से कहा जाता है। अंटार्कटिका नीचे, पेंगुइन वगैरह जो है ठंडे प्रदेश अंटार्कटिका, और आर्कटिक वाला आपका ऊपर है, इसको जानते रहिएगा दोस्तों। अब यहां पर आइए, महान हिमालय का कोर डैश से बना है, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज मेड अप ऑफ, किससे बना है? तो सही ऑप्शन पहले जान लीजिए, बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर और ग्रेनाइट। तो कोर की बात करें तो ग्रेनाइट से बना है, 4 नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हिमालय का निर्माण, जैसे इधर यूरेशियन प्लेटें हैं, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको कहा जाता है वो है, दोनों प्लेटें आकर के एक दूसरे से, प्लेट विवर्तनिक, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है दोस्तों, कि इस प्रकार से जो है दो प्लेटें, इधर से एक प्लेट इधर से, जब दोनों आकर के एक दूसरे से टकराती हैं इधर वाली तो बीच का भाग ऐसे उठने लगता है, कुछ उसी प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। एक छोटा सा प्रतीकात्मक इमेज लगाकर बताने की कोशिश किया हूँ। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरे हिमालय को दिखाया गया है, इधर से जो है यूरोप और एशिया की प्लेट आती है और इधर से जो है भारतीय प्रायद्वीप की प्लेट आती है, और दोनों आकर के यहाँ पर टकराती हैं तो टेथिस भूसागर होता है। और बेगनर का सिद्धांत जो प्लेट विवर्तनिक है वो ये कहता है कि ये बीच वाला एरिया उठने लगता है, और यही कारण है कि आज भी ये प्लेटें अपनी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ भी रही है, आप देख रहे हो। पहले 48 थी, 8,848, अब 50 हो गई है, तो इसको जानते रहिए। अब हिमालय की बात करें तो इधर वाला बृहद हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, फिर नीचे शिवालिक हिमालय, इनको भी जानते रहिएगा। बृहद हिमालय में कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा परेक्टिक होता है, इनको जरा से याद रखिए। हिमालय की चोटियां जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ तक असम तक, ये सब पूरा एरिया मिजोरम वगैरह कवर करती हैं, मिजो हिल्स यहाँ से देख लीजिए, तो इनको जरा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है ग्रेट हिमालय से, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, कि फिलहाल पूरे को तो नहीं याद कर सकते, सबसे बाहरी वाले एरिया को बृहद हिमालय, बाहर वाला महान हिमालय, मध्य हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, इन तीनों को याद कर लिए। फिर ट्रांस हिमालय या बाहरी हिमालय जो है उसकी कुछ चोटियां हैं, कौन सी? काराकोरम इंपॉर्टेंट है, लद्दाख इंपॉर्टेंट है, जास्कर इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर पीर पंजाल इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखेंगे। ट्रिक है कलेजा पर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यहां से प्रश्न आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष डैश में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। हिस्टोरिकल प्रश्न, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, यह भी जो है आपका जो है सीबीटी 20-7 वाले में पूछा हुआ है, 25 प्रश्न लगभग पूछे थे, तो जो करंट वगैरह के उस समय के करंट थे उनको तो मैंने निकाल दिया, मैक्सिमम स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको देने की कोशिश किया हूँ एसएससी एमटीएस का। The aviation sector in India started in the year dash which the establishment of Tata Airlines.
1932, 1925, 1935, 1929। तो करेक्ट आंसर इज द 1932। टाटा एयरलाइंस वाज इस्टेब्लिश इन 1932। टाटा एयरलाइंस इसका नाम था। अब इसके इतिहास की तरफ चलते हैं, जो कि मैं हर बार देता हूं। पढ़ाई अधूरी नहीं होनी चाहिए, प्रश्नों का उत्तर बड़ी बात नहीं, वो गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा आपको एक साथ शायद ना मिले, ये भी मिले लेकिन एक साथ इस तरह से व्यवस्थित ना मिले जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जेआरडी टाटा देश के पहले कॉमर्शियल पायलट थे, जान लीजिए। 10 फरवरी 1929 को उन्हें पायलट का लाइसेंस मिलता है, और जेआरडी टाटा ने पहली बार 1932 में 1932 में टाटा एयरलाइंस स्टार्ट की। तो जेआरडी टाटा स्टार्टेड द फर्स्ट टाइम इन 1932 टाटा एयरलाइंस, इसको जानते रहिए। इन 1946 इंडिया एयरलाइंस में चेंज हो गई, जो तब्दील हो गई। द टाटा एयरलाइंस बिकम्स इंडिया एयरलाइन एयर इंडिया। द टाटा बिकम एयर इंडिया इन 1946, 1946 में एयर इंडिया हो जाती है। और इसके बाद 1953 में क्या होता है, 1953 में गवर्नमेंट इसको ओवरटेक कर लेती है, सरकार, द गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ओवरटेक, इंडिया गवर्नमेंट टेक इन कंट्रोल द टाटा इंडिया एयरलाइन, एयर इंडिया को 53 में। लेकिन वही हाल है, सरकार चला नहीं पाती है, और जेआरडी टाटा को भी इनके पद पर बरकरार रखती है, निदेशक बने रहते हैं। और वो अब जब जब टाटा का एक बुरा दौर आता है, अभी आपने न्यूज भी सुना होगा कि जब टाटा की बुरी स्थिति आ जाती है, तो जब बुरे दौर से जब टाटा गुजर रहा होता है, तो इसको जो है फिर से टाटा ओवरटेक कर लेता है। 27 जनवरी 2022 का करंट अफेयर कि टाटा, अब देखिए जेआरडी टाटा और इन्हीं के जो है संतान यहाँ पर रतन टाटा जी जो है कैसे जो है एयर इंडिया को जो है टेक ओवर करते हैं। पहली फ्लाइट और आज की फ्लाइट में दोनों में अंतर देखिए। इतिहास दोस्तों, इतिहास को जब तक देखेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा। उस समय की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक का सफर टाटा का जो है वो आपको दिख रहा है, और पूरा इतिहास मैंने टाटा का बताने की कोशिश किया। इतिहास में खास बातें क्या थी, जहां से प्रश्न बनेगा वो जरा ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला पायलट वगैरह तो नहीं पूछता ज्यादा, लेकिन 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की गई थी, पूछा हुआ प्रश्न है। 46 में एयर इंडिया में बदली, ये भी पूछा है। और 53 में सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया, ये भी पूछा है। और 27 जनवरी 2022 को टाटा ने फिर से ले लिया, जब सरकार इसे बेच रही थी या नीलामी कर रही थी या सरकार नहीं चलाने को तैयार थी, तो टाटा ने फिर कहा कि हमारे पूर्वजों की निशानी हमें दे दीजिए, और सरकार, भारत सरकार ने दे भी दिया टाटा को। जब सरकार नहीं चला पा रही तो टाटा ने जो है रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा हमें दे दीजिए, तो वापस कर दिया। अब आइए देखते हैं। मियादी बुखार टाइफाइड फीवर डैश के कारण होता है। टाइफाइड फीवर इज कास्ड बाई विषाणु, जीवाणु, प्रोविगण या प्रोटोजोआ, कवक या फंजाई। तो सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु या बैक्टीरिया से जो है मियादी बुखार होता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, याद आ गया होगा ये लूसेंट वाली देख करके, बहुत जबरदस्त है। ट्रिक वगैरह तो बहुत हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये लूसेंट की जो पुस्तक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आज भी बन रहे हैं। लोग इसको भले पढ़ना कम कर दिए, बढ़िया बढ़िया पीडीएफ, बड़ी बड़ी रंगीन किताबें आ गई हैं, अब इसका दौर गया, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। देखिए, टाइफाइड पूछा है ना, टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग, एक प्रश्न यहाँ से। और आंत का बीमारी है, प्रभावित अंग आंत, और जीवाणु का नाम भी दिया है साल्मोलेना, जो है साल्मोनेला टाइफी, जिसका नाम है टाइफी। अब टाइफी याद रखिएगा, टाइफी टेस्ट कराते हैं, टाइफी ओ, टाइफी एच दिखाता भी है। तेज बुखार और सिर दर्द इसके लक्षण है। इसी तरह से टिटनेस की बात करें, तंत्रिका तंत्र का रोग है, हैजा आंत का रोग है, क्षय रोग फेफड़े का, डिप्थीरिया श्वास नली प्रभावित करता है, प्लेग फेफड़े को प्रभावित करता है, काली खांसी श्वास को, निमोनिया फेफड़ा कोड़ तंत्रिका तंत्र को, और गोनोरिया जो है मूत्र मार्ग को, और सिफिलिस शिश्न को। इनको जरा याद रखिएगा। और अगर आप चाहें तो वीडियो रोककर इस पूरे को एक बार रिवाइज करिएगा दोस्तों। ये भले देखने में खुदरा फुदरा सा टूटा फूटा आपके सामने जो स्क्रीन है, जो लूसेंट का एक बेतरतीब पीडीएफ लगाया है मैंने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों। उसी तरह देखिए नीचे नोट्स में भी है कि 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पास्चुराइजेशन से खोज की थी। और बच्चों को डीपीटी टीका उन्होंने डिप्थीरिया और काली खांसी टिटनेस रोग प्रतिरक्षा के लिए दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता क्या है? विशेषता डैश के संविधान से ली गई, सॉरी, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। द फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। द करेक्ट आंसर आप लोग भी गेस कर चुके होंगे, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया स्टेट जो है आयरलैंड से लिया गया।
बाकी फ्रांस से प्रस्तावना की भाषा वगैरह ली गई है, कनाडा से संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से संघीय व्यवस्था और कनाडा वगैरह से। उनको जरा देखते हैं कहाँ से क्या लिया गया है। ये देखिए, यह कई बार मैंने दिखाया है। इस स्क्रीन से भी ये बुकों का जो इमेज मैं लगाता हूँ दोस्तों, इन किताबों से प्रश्न आते हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, रूस से हमें मूल कर्तव्य लिया गया है, और तो ही अमेरिका कहीं पर दिया होगा, वहां से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ये देखिए जो है ना, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो मूल अधिकार वगैरह देखिए, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। जर्मनी हिटलर था तो भाई आपात इमरजेंसी लगी रहेगी, तो आपात उपबंध वहां से ली गया। फ्रांस से गणतंत्र की व्यवस्था और समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत प्रस्तावना में जो शामिल किया गया मैंने बताया। और राज्य की निरीक्षक तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। और कनाडा वगैरह की बात करें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से। अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। ब्रिटेन से तो मैक्सिमम चीजें ली गई हैं, विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता। क्योंकि भाई अंग्रेजों का राज था ब्रिटेन वालों का, तो उनके संविधान से हमारा संविधान ज्यादा प्रभावित है। सर्वाधिक मताधिकार, चुनाव में जीत का निर्णय लिया गया है। द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से ली गई है। पूरा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं इसको एक बार जो है स्क्रीन क्लियर करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने आपको बता दिया, बाकी आप सब चाहें तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? Who among the following founded the आर्य समाज in 1875? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। आर्य हैं दयावान, मैंने बताया था ट्रिक, आर्य हैं दयावान, तो आर्य क्या है दोस्तों? दयावान है। तो सही उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा है राजा, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। विवेक, कृष्ण और अर्जुन के पास विवेक भाई रहेंगे, तो विवेकानंद तो कृष्ण रामकृष्ण परमहंस मिशन स्वामी विवेकानंद वाला याद रखिएगा आप इसको जो है। इस तरह से ट्रिक से थोड़ा सा मैं बताया हूँ कई बार, इसको जो है बताता भी रहूंगा आगे भी। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी मैं पूरा ट्रिक आपको लिख करके दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा मैटर आर्य समाज से लेकर के ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस वाला और प्रार्थना समाज, सबको एक बार देखते हैं क्या क्या है। पहला तो देखिए, दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक। बिल्कुल सही बात जो मैंने अभी आपको बताया। उनके बचपन का नाम मूल शंकर पूछता है कई बार। उन्हें वेदों का प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इसका नारा भी था वेदों की ओर लौटो। बिल्कुल, और उन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना वगैरह भी की थी। अब राजा राममोहन राय का प्रश्न बार बार आता है। राजा राममोहन राय जो है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज बनाते हैं। इनसे पहले ब्रह्म समाज द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर, याद रखिएगा। और करते क्या है लोग? सती प्रथा का अंत करते हैं विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर, जो है 1829 में, कई बार पूछता है। सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बलि, इन सबको अमान्य घोषित करवाते हैं राजा राममोहन राय। किसके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। बेंटिंग के कुछ अच्छे कामों में ये गिने जा सकते हैं। ये बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ ट्रिक भी देखिए कि आर्य है दयावान, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण है तो विवेक जरूर होगा उन लोगों के पास, स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना आत्मा से की जाती है, तो आत्मा जो है राम पांडुरंग प्रार्थना समाज। और सत्य की ज्योति कभी बुझती नहीं है, यानी सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ऐसे याद करेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे। रीजनिंग का प्रश्न है, और वे एक छत्री थे। तर्क करने वाला प्रश्न है। शाक्य गणराज्य के जाने वाले थे, एक छत्री थे। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज करेक्ट? गौतम बुद्धा बिलोंग्ड टू द स्मॉल ऑर्डर नोन एज शाक्य एंड ही वाज द क्षत्रिय। गौतम बुद्ध डेड इन कुशीनारा। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, शाक्य जो है गण से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। और कुशीनारा में उनका निधन हुआ था, यह भी सही। तो केवल एक गलत नहीं, ना तो एक ना तो दो, हाँ 3 वाला जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, करेक्ट। सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें, अपनी राय दें कि क्या यह सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, इसे आगे भी चलाया जाए। हमें जरूर बताएं दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती हैं। आपके कमेंट जो होते हैं कमेंट बॉक्स में, उनका मैं रिप्लाई भी करता हूं, और कोई समस्या आती है तो उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। गवर्नमेंट जॉब से समय निकालकर निःशुल्क आप लोगों की प्रैक्टिस सेट बिना किसी पैसे के यहाँ पर कराई जाती है। मेरे पास कोई पेड कोर्स, कोई पेड बैच नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना एक जो है कह लीजिए कि सेवा आप लोग को उपलब्ध करवाने की कोशिश है। लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, कुछ नहीं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिए, और वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों तक या कोचिंग या फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हेलो शिक्षा पर बने रहिए, हम आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता में आपके साथ हमेशा रहेंगे दोस्तों, हर एक मोड़ पर। मिलते हैं अगले इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।
जय भारत।